नमस्कार भैया बहनों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट विज्ञान का लेसन नंबर 7 पौधों को जानिए। इस सब्जेक्ट में और इस लेसन के अंतर्गत हम पौधों के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पौधे के भाग। किसी पौधे में कितने प्रकार के भाग होते हैं, आइए देखते हैं। किसी भी प्रारूपिक पौधे में 3 प्रमुख भाग हो सकते हैं, जैसे कि जड़, तना और पत्ती। वह भाग जो भूमि के अंदर नीचे की ओर उपस्थित रहता है उसे हम जड़ कह सकते हैं। उसके बाहर निकला हुआ भाग जो पूरे पौधे को स्थिर बनाए रखता है उसे हम तना कहते हैं, और उसके बाद निकलने वाली इस प्रकार की संरचनाएं पत्तियां कहलाती है। तो किसी भी पौधे में 3 प्रमुख भाग हो सकते हैं, जड़, तना और पत्ती। पौधों के प्रकार। पौधों को कई भागों में या कई प्रकार से बांटा जा सकता है। सबसे पहले बारी आती है इन्हें इनके आकार के आधार पर बांटने की। आकार के आधार पर ये 3 प्रकार का हो सकता है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। यहाँ पर इन तीनों के संबंधित चित्र बनाए हुए हैं। हम देख सकते हैं शाख आकार में छोटा है, झाड़ी उससे थोड़ी बड़ी है, जबकि वृक्ष सबसे ज्यादा बड़ा है। शाख का जो कलर है, इसकी जो पत्तियों का रंग है, इसके तनों का रंग है, वो पूरा हरा होता है। ये कोमल होते हैं और इनका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसे हम बोलते हैं शाख। जैसे कि अगर हम बात करें शाखों के बारे में, हम इन्हें किस प्रकार के उदाहरण से समझ सकते हैं, तो ये हो सकता है पालक, मूली इत्यादि। ये सभी शाख के ही उदाहरण हैं। यहाँ पर झाड़ी है। झाड़ी शाख की तुलना में थोड़ी ऊंचाई वाली होती है और इसका तना शाख से थोड़ा कठोर होता है लेकिन हरा होता है। इस प्रकार की झाड़ी थोड़े से बड़े आकार की होती है और इसका प्रमुख उदाहरण होता है गुलाब या बेल। इसके बाद बारी आती है वृक्ष की। वृक्ष का आकार सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसका तना मोटा, कठोर और काष्ठीय होता है। इसका रंग भूरा होता है और इसकी जो जड़ें हैं वो ज्यादा गहराई तक फैली हुई रहती हैं, जैसे कि पीपल, बरगद आदि। तो इस प्रकार से शाख, झाड़ी और वृक्ष को आकारों के आधार पर बांटा जा सकता है। इसके अलावा पौधों को 2 और प्रकार से बांटा जा सकता है, इनके तनों के आकार पर या तनों की संरचना के आधार पर। ये है विसर्पी और आरोही। हमने कई ऐसे तने भी देखे हैं जो सीधे खड़े होने में सक्षम नहीं होते। यदि हम इस गमले में लगे हुए पौधे की ओर ध्यान से देखें तो यह सीधा खड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर एक और पौधा है। इस पौधे को यदि हम खड़ा करने का प्रयास करेंगे तो ये कमजोर होने के कारण खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन यह किसी सहारे से और ऊपर की ओर चढ़ने में सक्षम है। किसी दीवार पर लग करके या किसी तार या धागे की सहायता से लिपट कर चारों ओर ऊपर की ओर बढ़ने में सक्षम होता है। इसलिए इस प्रकार के तने को या इस प्रकार के पौधों को हम आरोही पौधों के नाम से जानते हैं। इनका तना कमजोर है लेकिन यह किसी दीवार या अन्य वस्तु के जो है संपर्क में आकर के उसकी सहायता से लिपट करके और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है मनी प्लांट। जबकि कुछ ऐसे तने भी होते हैं और ज्यादा कमजोर जो ऊपर की ओर चढ़ने में सक्षम नहीं होते, इसलिए वो ऐसे दीवार पर चढ़ने की बजाय चारों तरफ जो भूमि है उसी पर फैल जाते हैं। इस प्रकार के तनों को या इस प्रकार के पादपों को हम विसर्पी पादप कह सकते हैं और इसका एक अच्छा उदाहरण है कद्दू। इसके बाद बारी आती है तनों के कार्य की। तने के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है किसी पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करना। दूसरा, नीचे से जो जल अवशोषित किया जाता है उस जल को यह ऊपर तक पहुंचाने में और पौधों में फैलाने में इसकी सहायता करता है। इसके अलावा कई तने फूल करके भोजन को संग्रहित कर लेते हैं और मोटे हो जाते हैं और यह भोजन को संग्रहित करने का काम भी करते हैं। इसके बाद बारी आती है पत्ती की संरचना की। पत्ती की संरचना में 3 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहले ये हरे रंग का स्ट्रक्चर, ये हरे रंग की संरचना जिसको हम बोलते हैं फलक, यह पत्ती का फलक या पर्णफलक कहलाता है। यह जिस भाग से किसी टहनी से जुड़ा हुआ रहता है उस भाग को हम बोल सकते हैं पर्णवृंत। यह वृंत की सहायता से ही फलक और टहनी को जोड़ करके रखता है। इसके बाद बारी आती है शिरा विन्यास की। किसी पादप की संरचना में
इस प्रकार से नसों के समान आकृतियां पाई जाती हैं। ये नसों के समान आकृतियां पूरी पत्ती में फैली हुई रहती हैं और इसे हम शिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। ये सारी शिराएं हैं और शिराओं का फैला होना ही शिरा विन्यास कहलाता है। शिरा विन्यास भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर 2 पत्तियां हैं जिनमें मैं इसे आराम से देख पाने में सक्षम हूँ। आप भी अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को तोड़ करके और उनमें इस प्रकार के विन्यास को देखने में सक्षम हैं। सबसे पहले बारी आती है इस बड़ी पत्ती की। इस पत्ती का चित्र मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। यहाँ पर एक बीच में एक शिरा निकलती है और उसके चारों ओर समांतर आकार में अन्य छोटी छोटी शिराएं निकली हुई हैं। ये एक दूसरे से समांतर है, इसलिए हम इसे समांतर शिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। जबकि ऐसी ही अन्य पौधे की हमने एक दूसरी पत्ती तोड़ी है जिसमें कुछ इस प्रकार की जालिका वाली विन्यास निकले हुए हैं। यहाँ पर एक मध्य में एक शिरा निकली हुई है और उसके आसपास या पार्श्व से छोटी छोटी अन्य जालिकाओं के आकार की विन्यास या शिराएं निकली हुई हैं। इस प्रकार के शिरा विन्यास को हम जालिकावश शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों के कार्य, पत्तियों के भी अनेक कार्य हैं, लेकिन सबसे प्रमुख इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पौधों में प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन पत्तियों में जड़ों के माध्यम से जल, सूर्य के माध्यम से प्रकाश की किरणें और वायुमंडल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश कराया जाता है, जिसके पश्चात ये भोजन का निर्माण करती है और पूरे पौधों के लिए एक ऊर्जा का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार पत्तियों का प्रमुख कार्य हुआ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। जड़ों के कार्य, जड़ों के भी अनेक कार्य हैं। सबसे प्रमुख कार्य है यह जमीन या भूमि के अंदर से मिलने वाला पानी पूरे पौधे को पहुंचाने में या पत्तियों तक पहुंचाने में इसकी सहायता करती है। इसके अलावा कई प्रकार की जड़ें जैसे कि गाजर, शकरकंद आदि में ये भोजन संग्रह का भी कार्य करती है और इस प्रकार से ये फूल करके मोटी हो जाती है, जिससे हम इनको भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ों के प्रकार, जड़ों के 2 प्रमुख प्रकार हैं, मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़। यहाँ पर एक चित्र में मैंने कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बनाई हुई है जो एक दूसरे से समांतर है। इस प्रकार की जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती। हम यहाँ पर चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी एक दूसरे से बिल्कुल बराबर आकार जैसी हैं, कोई मुख्य मूल इसमें दिखाई नहीं दे रही। ये एक प्रकार से रेशों के समान होती हैं और इस वजह से इनको हम बोल सकते हैं अपस्थानिक जड़। जबकि मूली या शकरकंद में एक मुख्य मूल होती है, जैसे कि यहाँ चित्र में हमने दर्शाई हुई है। इसमें एक बीच में मोटी और मुख्य मूल होती है जिसके आसपास से थोड़े छोटे छोटे अन्य रेशे निकले हुए रहते हैं। इस प्रकार की मूलों को जिसमें एक प्रमुख मुख्य मूल हो वह मुसला मूले कहलाती है। आशा करते हैं आपको ये जो 9 पॉइंट है वो समझ में आए होंगे। इसके आगे की चर्चा हम इसके सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं। धन्यवाद।